स्वागत है आपका साइंस के इस अगले एपिसोड में। उम्मीद है आपने पिछला वाला वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ बताया था। क्या होता है डाइजेशन, पाचन प्रक्रिया कैसे होती है, कौन कौन से अंग हैं हमारे शरीर में जो पाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो उन्हीं अंगों में मैंने सबसे पहले बात की थी टीथ के बारे में, यानी दांतों के बारे में। और कल हमने दांतों के बारे में काफ़ी हद तक चर्चा कर ली थी। मुझे लगता है सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उससे कवर हो जाएंगे आपके, जो भी दांतों से पूछे जा सकते हैं। लेकिन एक दो बातें रह गई हैं मुझे लगता है, तो मैं उसके बारे में आज आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जो बच्चों के दांत होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो सामने दांत आते हैं उनको हम कहते हैं, उससे इंग्लिश में हम नेटल टीथ कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं उन्हें? नेटल टीथ। ठीक है, नेटल दांत, इनका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता। ये इनमें ये क्यों खास है? ये खास सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनमें कोई जड़ नहीं होती। इनमें क्या नहीं होती है कि डू नॉट हैव रूट्स। इनके अंदर रूट्स नहीं पाई जाती, जड़ नहीं पाई जाती, ये बिना जड़ के होते हैं। और ये दूध के दांत होते हैं जो कि आगे चलकर गिर जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो दूध के दांत होते हैं ये 6 महीने से पहले नहीं आते। 6 महीने से पहले ये आते नहीं हैं और 24 महीने के बाद नहीं आते। यानी मिनिमम इनका जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने है और मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 24 मंथ्स। ठीक है, तो दांत के बारे में इतना बस बहुत है। आगे हम आज बात करने वाले हैं टंग यानी कि जीभ के बारे में। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। हमारी जो जीभ है ये एक हमारा मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है? मस्कुलर ऑर्गन। और जीभ का क्या कार्य है वो मैं आपको बताता हूँ। जीभ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो आप लोग जानते हैं कि स्वाद लेना है। ठीक है, और इसके साथ साथ यह हमारे खाने में, हमारा जो भोजन है उसमें लार मिलाने का काम करती है। अगर जीभ ना होती, बेशक हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है यानी लार ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन तब भी उस सलाइवा को इतनी अच्छी से भोजन में नहीं मिलाया जा सकता था बिना इस जीभ के। ठीक है, तो हमारी जीभ क्या करती है? भोजन में लार को बहुत अच्छे से मिलाती है। इसके अतिरिक्त मैंने बताया आपको ये स्वाद का अनुभव कराती है। तो जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद आता है वो मैंने इस चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो जरा ध्यान से देखिए, चित्र मेरा ऐसा ही है, आप समझने का प्रयास करें। जीभ का हमारा जो आगे वाला हिस्सा होता है, यहाँ हमें मीठे का टेस्ट आता है। किसका टेस्ट आता है? स्वीट का, मीठे का टेस्ट आता है। इस आगे वाले हिस्से के हम जस्ट थोड़े से बगल में जाएंगे तो यहाँ साल्टी, मुझे थोड़ा सा नमकीन महसूस होता है। यहाँ से हमारा नमकीन वाला हमें स्वाद आता है। इससे और ऊपर जाएंगे तो हमें खट्टे का स्वाद आता है। सेम यही प्रक्रिया इस तरफ भी रहती है। ये जीभ के हमारे दोनों तरफ ये हमारे टेस्ट आते हैं। ये हमें टेस्ट किसके कारण आते हैं? तो हमारी जीभ पर क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। टेस्ट बड्स, हिंदी में कहते हैं इन्हें स्वाद कलिकाएं। क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं। ये टेस्ट बड्स होती हैं। और इसके अलावा एक और चीज होती है हमारे जीभ पर, वो होती है, उसे बोलते हैं हम टेंगो रिसेप्टर्स। इसे हम टेंगो रिसेप्टर्स करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये सेंसिटिविटी को दर्शाती है। टेस्ट बड्स होते हैं जो स्वाद का अनुभव करती हैं। इस स्वाद की इंफॉर्मेशन को ले कौन जाता है? टेंगो रिसेप्टर्स ले आती हैं हमारे ब्रेन तक। ठीक, ब्रेन को इंफॉर्मेशन टेंगो रिसेप्टर्स देती हैं। तो टेस्ट बड्स हमारी कहाँ पाई जाती हैं? हमारी जीभ पर पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे जीभ में ये सामने मीठे का स्वाद हमें मिलता है, यहाँ से मीठा मिलता है, बगल में इसके साल्टी है, इधर बगल में तो वही सेम इधर ही है, इधर भी साल्टी हमें मिलता है, यहाँ सौर यानी खट्टा, तो यहाँ भी सौर में खट्टा। ठीक है, इसके बाद हमें कड़वे स्वाद का यानी कि बिटर स्वाद का हमें अनुभव होता है जीभ के सबसे पिछले हिस्से में। यहाँ हमें कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। ठीक है, लेकिन मैंने बीच में लिखा है नो टेस्ट बड्स। एक्चुअली मैंने यहाँ बर्ड्स में लिखा है नो टेस्ट बड्स। यहाँ पर कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं, लेकिन टेंगो रिसेप्टर्स तो होते हैं, लेकिन कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं होती। आप कभी अपने घर पर जाकर प्रैक्टिकल करना। आप अपनी जीभ को एक कपड़े से, किसी मतलब कॉटन का कोई कपड़ा हो छोटा सा, उससे साफ कर लेना। ठीक है, उसको गीला ना होने देना। उसके बाद आप जीभ के एकदम बीचों बीच हिस्से में चाहे आप थोड़ी सी नमक रखना, शक्कर रखना, कोई भी मतलब टेस्ट की कोई भी चीज़ रखना, आपको बिल्कुल भी कोई स्वाद नहीं आएगा।
दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्वाद अकेला सिर्फ जीभ से नहीं आता है, टेस्ट बर्ड से भी नहीं आता क्या। जब तक ये सलाइवा नहीं मिलेगी हमें, सलाइवा जब तक यहाँ हल्की सी नहीं होगी तब तक हमें स्वाद नहीं हो सकता। यहाँ सलाइवा का भी होना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको इतना याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जीभ के किस हिस्से में हमें मीठे का स्वाद अनुभव होता है, तो वो आपसे बताएगा आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी, तो आपको आगे याद रखना है। सबसे आगे हमें मीठे का स्वाद होता है, सबसे पीछे कड़वे का स्वाद होता है। इसके बाद आपने एक और स्वाद महसूस किया होगा जब हम कभी मिर्च खाते हैं। मिर्च खाते हैं तो मिर्च के में जो एक चिपराहट सी महसूस होती है, जलन सी महसूस होती है हमारे जो जीभ में, वो कहाँ होती है, उसका स्वाद हमें कहाँ अनुभव होता है, तो उस बात को मैं बताता हूँ। उस स्वाद को हम बोलते हैं कैप्सियासिन। कैप्सियासिन के कारण हमें उस मिर्च को खाने से जलन होती है, और वो कहाँ होती है, जीभ के दोनों तरफ यानी नीचे की ओर, यानी अगर हम जीभ को उठाएंगे तो इस दोनों साइड हमें क्या होगी, उस जलन की महसूस होती है मिर्च के कारण, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, स्वाद कलिका है। ये मैंने आपको स्वाद के बारे में बताया कि जीभ में कौन सा स्वाद हमें कहाँ होता है, और जीभ हमारा एक कैसा है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जीभ किस प्रकार का ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन। बस मुझे लगता है जीभ से संबंधित इतनी बातें बस बहुत हैं। इससे आगे हम बात करते हैं बक्कल कैविटी। अभी हम ध्यान रखना, अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ बक्कल कैविटी को पढ़ रहे हैं, बक्कल कैविटी से अभी हम आगे नहीं बढ़े हैं। तो चलिए मैं अब इससे आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको कल बताया था कि हमारी बक्कल कैविटी में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, इन्हें हम लार ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं, लार ग्रंथियां। कल मैंने डायग्राम में एक में जो सलाइवरी ग्लैंड्स थी उसको बनाना भूल गया था, लेकिन मैं आज उसके नाम बता दूंगा आपको। सबसे पहले हमारी कौन सी ग्लैंड थी, उसका नाम था पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद दूसरी थी सबलिंगुअल ग्लैंड। इसके बाद तीसरी थी सबमैक्सिला। और इसी में ये दो होती हैं, और इसी में अगली होती है, मैं आपको बताता हूँ अभी क्या है, सब मैंडिबुलर, ठीक है। तो मैंने आपको ये सबलिंगुअल ग्लैंड थी, ये मैं आपको बताना भूल गया था। जी मैंने बताया था, ये जैसे मैं बनाने का एक डायग्राम बनाता हूँ, हल्का सा डायग्राम में बताता हूँ आपको। ये मैंने बक्कल कैविटी वाला भाग बताया था। इधर ये हमारी पैरोटिड ग्लैंड है। हमारी जीभ के नीचे, जहां हमारी जीभ होती है उसके नीचे यहाँ एक ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड। अब इन दोनों को एक ही माना गया है, ये एक ही ग्लैंड के भाग होते हैं। ये दोनों होती है हमारे ये जबड़े वाला पार्ट है, जॉ वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर एक यहाँ होती है, एक ऐसे नीचे होती है। ऊपर वाले को कहते हैं हम सब मैक्सिला, और नीचे वाले को कहते हैं सब मैंडिबुलर, ठीक है। तो ये हमारी ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जिनसे हमारा सलाइवा निकलता है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि हमारा जो सलाइवा है, इस सलाइवा का एक दिन में यानी 24 घंटे में कितना सीक्रेशन होता है, तो आपको याद रखना है 1.5 लीटर, यानी 1.5 लीटर सलाइवा हमारे मुंह में 24 घंटे में निकलता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछी जा सकती है कि सलाइवा हमारे मुंह से दिन में 24 घंटे में कितना निकलता है, तो आपको याद रखना है 1.5 लीटर। दूसरा, इस सलाइवा का आपको पीएच मान पूछा जा सकता है, पीएच वैल्यू। इसकी पीएच वैल्यू होती है 6.8। कैसी होती है, 6.8, ठीक है। अब सलाइवा में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन से एंजाइम हैं जो सलाइवा में पाए जाते हैं, जो हमारी पाचन क्रिया में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो चलिए मैं उनके बारे में बात करता हूँ। इसको मिटाता हूँ मैंने, आप उम्मीद है आपने लिख दिया होगा।
हमारी ये सलाइवा है, इसके इसमें 99% क्या होता है, वाटर होता है। 1% क्या होता है इसमें, एंजाइम। अब कौन सा एंजाइम होता है, इस बात को बताने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि आखिर एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम आपने नाम सुना होगा, एंजाइम होते हैं, एक हार्मोन होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो हमारे शरीर से कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो कुछ तरल पदार्थ का सीक्रेशन करते हैं, कुछ लिक्विड जो पदार्थ होते हैं उनका क्या करते हैं, स्रावण करते हैं, सीक्रेशन करते हैं। उसमें कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ हार्मोन होते हैं। तो मैं यही हार्मोन भी लिख लेता हूँ, हार्मोन। हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं ये ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, या तो किसी रिएक्शन को बढ़ाते हैं या ये घटा देते हैं। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब होता है कैटलिस्ट, ठीक है। ये किसका काम करते हैं, कैटलिस्ट का। यानी ये तो या तो किसी रिएक्शन को बढ़ा देंगे या घटा देंगे, एंजाइम वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हार्मोन क्या होते हैं, ये करते हैं कंट्रोल, ये किसी भी रिएक्शन का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो बस हार्मोन और एंजाइम में सिर्फ इतना सा अंतर है कि जो एंजाइम है ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, यानी कि या तो किसी रिएक्शन को ये बढ़ा देते हैं, उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं या उसको घटा देंगे। और हार्मोन क्या करते हैं, हमारी उस रिएक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आपको इतनी बात याद रखनी, क्या होते हैं एंजाइम, क्या होते हैं हार्मोन, आपको समझ आया होगा। तो कौन सा एंजाइम है जो हमारे सलाइवा में पाया जाता है, टाइलिन। क्या है उसका नाम, टाइलिन। मैंने आपको कल बताया था कि हमारे शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया है वो हमारे मुंह से स्टार्ट होती है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि मुंह में, हमारे शरीर मुंह में क्या पचाया जाता है, कौन सी चीज का पाचन हमारे मुंह में किया जाता है। तो उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से स्टार्ट हो जाता है, हमारे मुंह में हो जाता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन कंप्लीट पाचन नहीं होता, कंप्लीट इसका डाइजेशन नहीं होता, इसका पार्शियल डाइजेशन होता है। कैसा होता है, पार्शियल, पार्शियल यानी आंशिक। आंशिक पाचन हमारे कार्बोहाइड्रेट का हमारे मुंह में हो जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कितना पाचन हो जाता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा एक और बात, कार्बोहाइड्रेट तो कई प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। जब मैं आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है मोनोसैकेराइड, क्या होता है डाइसैकेराइड और क्या होता है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। लेकिन यहाँ फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन हमारे मुंह में हो जाता है, उसका नाम है स्टार्च। क्या नाम है उसका, स्टार्च। स्टार्च का पाचन कौन करता है, टाइलिन। टाइलिन कहाँ पाया जाता है, हमारी बक्कल कैविटी में। किससे निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। किसका पाचन करता है, स्टार्च का, ठीक है। स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और इसका पाचन किस में हो जाता है, स्टार्च किस में बदल जाता है, स्टार्च बदल जाता है माल्टोज में। अच्छा कितने परसेंट स्टार्च का पाचन होता है, ये आपसे बहुत महत्वपूर्ण, ये एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो याद रखना 30%। 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह में ही हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट पाचन हमारा कहाँ होगा जाके, कंप्लीट पाचन होगा जाके हमारी इंटेस्टाइन में। जब हम इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो उसमें बताएंगे कि इसका बचा हुआ 70% का पाचन हमारी इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। एक और यहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण पूछा जाता है, हम जब भोजन खाते हैं तो बाहर तो ये फूड, नॉर्मली भाषा में इसको फूड, भोजन कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, लेकिन जब इसमें सलाइवा मिल जाती है तो इसकी एक थोड़ा गीला चिपचिपा सा पदार्थ बन जाता है मुंह में। यानी जब ये भोजन यानी मुंह से खाने के बाद जब यहाँ रहता है तब इसको बोलते हैं, तो इसका नाम होता है बोलस। ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि मुंह में लार से मिले हुए भोजन को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं, ठीक है। अब भोजन हमारा बक्कल कैविटी से किस में जाएगा, ईसोफेगस में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि शरीर में चौराहा किसको कहते हैं, शरीर के किस अंग को क्या कहते हैं हम, शरीर के चौराहा। तो ध्यान रखना उसको कहते हैं हम फेरेंक्स।
आपने एक वर्ड सुना होगा फेरिंग्स। फेरिंग्स ये किस जगह होता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इसको बनाया, ये ऊपर मैंने एक ऐसे बनाया, एक इधर बनाया, ठीक है, एक इधर, एक इधर। तो इस जगह को हम बोलते हैं फेरिंग्स। इसको क्या बोलते हैं इस जगह को? फेरिंग्स। अब आप कहेंगे ये रास्ता किधर जा रहा है, तो ये रास्ता है, इधर है हमारे ईयर, कान, ऊपर ये जा रहा है रास्ता, किधर खुलेगा? नोज में। ये कहाँ खुलेगा? माउथ में। ये कहाँ खुलेगा? ईसोफेगस में। यानी यहाँ से ईसोफेगस यानी पेट की तरफ है ये रास्ता, ये सामने मुंह की तरफ, ये पीछे ईयर यानी कान की तरफ, ये ऊपर नोज की तरफ, ठीक है। तो ये वो जगह है जहाँ पर ये सारे रास्ते खुलते हैं, इसलिए हम फेरिंग्स को क्या बोलते हैं? चौराहा बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए मैं आगे बताता हूँ। टंग से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें थी वो हो गई। तो हमारा भोजन है जो बोलस बन चुका है, अब ये किस में जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे ईसोफेगस पे, ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूँ। ईसोफेगस, इसको हिंदी में कहते हैं ग्रासनली। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? ग्रासनली। मैंने आपको कल ही बताया था कि ग्रासनली हमारी एलिमेंट्री कैनाल का ऑर्गन तो है, लेकिन इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता। ये सिर्फ एक रास्ते का काम करता है। ये सिर्फ हमारी बक्कल कैविटी से भोजन को कहाँ तक पहुँचाता है? हमारे स्टमक तक। पर इसकी एक महत्वपूर्ण चीज़ जो पूछी आती है, लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अच्छा, एक और इसमें महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ बनाने का प्रयास करता हूँ, जैसे ये हमारी ईसोफेगस है। क्या है ये? ईसोफेगस, ठीक है। तो ईसोफेगस में यहाँ तक ये भोजन आने के बाद हमारा भोजन ईसोफेगस में क्रमानुकुचन गति से आगे बढ़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपसे पूछा जाएगा कि हमारा भोजन किस गति से ईसोफेगस से होकर पेट तक पहुंचता है, यानी स्टमक तक पहुंचता है। तो वो होता है क्रमानुकुचन, यानी कि इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टालसिस मोशन, हिंदी में क्रमानुकुचन गति। अब आपको मैं समझाता हूं कि ये क्रमानुकुचन गति क्या होती है। मैं इसका एग्जांपल लूँगा। एक आप थोड़ा सा बैलून लीजिए, लंबा सा बैलून आता है, ठीक है। उसमें मैंने ऊपर बॉल डाली। आप थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, मैंने उसमें थोड़ी बॉल डाली, तो बॉल क्या है, सीधे तो नीचे चली नहीं जाएगी क्योंकि वो रबड़ की है, तो उसमें फंस जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर में दबाना पड़ेगा। जैसे मैं ऊपर थोड़ी सी दबाऊंगा, बॉल थोड़ी नीचे खिसक जाएगी। फिर मैं इस हिस्से को छोड़कर फिर यहाँ दबाऊंगा, फिर बॉल थोड़ी नीचे खिसक जाएगी। तो इसी प्रकार जैसे ही ये भोजन यहाँ पहुंचता है, तो यहाँ से थोड़ा प्रेशर पड़ता है तो आगे खिसक जाता है, आगे फिर इस पे प्रेशर पड़ता है, फिर आगे खिसक जाता है, और ऐसे आगे खिसकते खिसकते आगे किस में गिर जाता है? जाके ऐसे स्टमक में। किस में चला जाता है? स्टमक में। तो बस यही महत्वपूर्ण बात है यहाँ कि हमारा जो भोजन है ईसोफेगस में क्रमानुकुचन गति करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए, बस ग्रासनली का इतना ही काम, ज़्यादा महत्वपूर्ण इसका काम है नहीं, क्योंकि ये पाचन में कोई भाग लेता नहीं, सिर्फ ये हमारे भोजन को बक्कल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाता है। अब हम बात करेंगे स्टमक की। तो सबसे पहले मैं अपने इस चित्र को कंप्लीट करता हूं। तो मैंने अपना चित्र कंप्लीट कर लिया है। देखो दोस्तों, आगे मैंने बताया आपको कि ईसोफेगस से हमारा भोजन है अब किस में जाने वाला है? पेट में जाने वाला है। तो याद रखना, जैसे ही हमारा भोजन
इस वाले हिस्से को कहते हैं उदर, एब्डोमेन। इंग्लिश में क्या होते हैं? एब्डोमेन। जगह नहीं मैं यहाँ लिखने की, लेकिन आप समझ जाइए इस वाले भाग को कहते हैं एब्डोमेन, हिंदी में कहते हैं उदर भाग। जैसे ही भोजन हमारे उदर भाग तक पहुँचता है, हमारे पेट की एक लेयर है जिसे बोलते हैं म्यूकस लेयर। क्या नाम है उसका? म्यूकस झिल्ली। वो एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद एक्टिवेट होता है हमारा एचसीएल। उसके बाद क्या होता है, हमारे पेट में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनसे एचसीएल पदार्थ का सिक्रेशन होता है। उनका नाम आपके लिए जानना जरूरी नहीं है और एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता। सिर्फ आप इतना मानिए कि वहाँ से क्या निकलता है? एचसीएल। तो एचसीएल आपके यहाँ से भर जाएगा। ठीक है जी। एचसीएल क्या काम करता है जी? एचसीएल हमारे भोजन के साथ जो कीटाणु आ रहा है ना, जो भी गलती से कीटाणु यहाँ तक, वैसे तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया है वो हमारे मुंह में ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर वो भोजन के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए जैसे ही वो इसमें गिरेंगे एचसीएल में, एचसीएल के जैसे ही घोल में गिरेंगे, तो यहाँ आके सारे जो बैक्टीरिया एकदम फिनिश हो जाएंगे, कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। यहाँ एकदम भोजन कैसा होगा? एकदम प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इस पेट में भरा हुआ जो एचसीएल है, इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एचसीएल इतना खतरनाक होता है, यानी नॉर्मल हमारा जो तेजाब होता है, आप लोगों ने तेजाब के बारे में सुना होगा कि स्किन पे डलते ही ये स्किन को जला देता है, उससे कम से कम 10 टाइम्स ज़्यादा ये हार्ड होता है, इतना कठिन होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। फिर आप कहेंगे सर हमारे जब इतना खतरनाक होता है तो हमारे पेट को ही क्यों नहीं खराब कर देता, पेट को ही क्यों नहीं जला देता? तो उससे ही जलने के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ही भोजन हमारे एब्डोमेन पार्ट में आता है तो यहाँ पर म्यूकस लेयर बन जाती है इसके चारों तरफ। म्यूकस लेयर स्टमक को इस एचसीएल से बचाती है, इस एचसीएल से डैमेज होने से उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। अब हमारा पेट है, पेट में भोजन पहुंच चुका है। अब इस भोजन का नाम क्या है वो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। अब इस भोजन का नाम मैं यही लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं काइम। जब हमारे भोजन हमारे बक्कल कैविटी में था, नाम था उसका बोलस। अब हमारा भोजन पहुंच गया स्टमक में, अब इसका नाम हो गया काइम। ठीक है। अब पेट में हमारे में कुछ एंजाइम निकलते हैं। ठीक है। वो कौन कौन से एंजाइम हैं? जैसे रेनिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा एंजाइम है जो केवल बच्चों में पाया जाता है। आपने देखा होगा बच्चे केवल दूध पीते हैं, और आपने एक बात और नोटिस की होगी, जब बच्चे दूध पीते हैं और उसके तुरंत बाद ही वो वोमिटिंग कर दें यानी उल्टी कर दें, तो आपने देखा होगा उनका दूध जो पिया है वो दही बन जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि पेट में तो एचसीएल भरा हुआ है जी। एचसीएल भरा हुआ है तो ये एसिडिक फॉर्म में होता है। जैसे हम दूध में कोई एसिड डालते हैं दूध फट जाता है, तो इसीलिए वो जैसे ही वोमिट करते हैं तो तुरंत हमारा दूध हमें कैसा दिखता है? फटा हुआ दिखता है। तो हमारा जो रेनिन एंजाइम है ये केवल बच्चों में पाया जाता है, और ये किसका डाइजेशन करता है? ये दूध का डाइजेशन करता है, ये मिल्क का डाइजेशन करता है। ये मिल्क को किस में बदल देता है? कर्ड में बदल देता है, दही में बदल देता है। फिर बचा हुआ हमारा ये पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? हमने जो भोजन खाया है उसमें जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को यानी कि भोजन में प्रोटीन को किस में बदल देगा? ये पेप्टोन्स में। प्रोटीन को पेप्टोन्स में कहाँ बदला जाता है? स्टमक में। कौन बदलता है? पेप्सिन एंजाइम। कहाँ से निकलता है? स्टमक से। तो इतने सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा वो कौन सा एंजाइम है जो केवल बच्चों में पाया जाता है? तो रेनिन एंजाइम। ठीक है। हमारे जो एसिड भरा होता है क्योंकि एसिडिक होता है इसलिए क्या कर देता है? मिल्क को कर्ड में बदल देता है। तो आपने सुना होगा अपने घर पर कि हमें एक साथ दूध या दही नहीं खाना चाहिए, बल्कि दोस्तों इसमें कोई साइंस का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। चाहे आप दूध खाइए चाहे दही खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि दोनों साथ खाने से दूध फट जाता है, भाई उसको तो दूध जैसे ही पेट में जाएगा वो तो वैसे ही तुरंत फट जाएगा। आप अगर इसका प्रैक्टिकल करना चाहें, वैसे ना करें तो ही अच्छा है। आप दूध पीने के बाद उल्टी कर सकते हैं, वोमिट कर सकते हैं, तो आपको तुरंत दही मिलेगा। ठीक है। लेकिन इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है। तो ये बात थी हमारी पेट की। पेट में मैंने बताया प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम होता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। यहाँ भी अभी प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हुआ है, यानी कि आंशिक पाचन हुआ है। पूरा कंप्लीट पाचन तो जाकर हमारी इंटेस्टाइन में हुआ। ठीक है। अब जब भोजन हमारा स्टमक में होता है उसी समय लीवर हमारा एक्टिवेट होता है। लीवर से कुछ हमारा लिक्विड पदार्थ है वो निकलता है। तो आज का वीडियो दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे।
तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। I'm in love with the cocoa.